तो हिंदी व्याकरण की ये पहली क्लास है। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है ये है वर्ण विचार। अगर आप किसी भाषा का व्याकरण पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला जो टॉपिक होना चाहिए उसमें वो है वर्ण विचार। एग्जाम के पर्पज से भी और आगे जो व्याकरण आने वाली है उसके पर्पज से भी ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसी के साथ हमारी हिंदी व्याकरण की एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है, उसमें हमारी ये पहली क्लास है। ओके, तो मैं हूं अनुपम राज, टीचरीफाई यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए समझते हैं क्या है वर्ण विचार। तो जब हम वर्णों से रिलेटेड कोई भी चीज़ कैसे बने, कैसे बनते हैं, कहाँ से आए हैं, या फिर इसका उच्चारण स्थान क्या है ना, ये सब चीज़ें एक साथ पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हम वर्ण विचार को पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये टॉपिक है एक्चुअली। अब हम देखते हैं वर्ण क्या है। तो सिंपल परिभाषा में सबसे पहले देखिए कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। अब ध्वनि क्या है? जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, तो वो क्या है? हमारे जो मुख से निकलता है वो सब ध्वनि ही है। लेकिन वो सिंगल ध्वनि नहीं है, ये ध्वनियाँ हैं, है ना। एक साथ कई ध्वनियाँ मिल के साथ में निकलती हैं, जुड़ के निकलती हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सबसे छोटी इकाई। जैसे कि समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे मैं अपना नाम बोलता हूँ अनुपम, ठीक है, तो ये क्या है? ये भी एक ध्वनि है, यानी कि इसमें कई ध्वनियाँ हैं। इसको मैं अगर तोड़ने की कोशिश करूँ तो ये ऐसा हो जाएगा, इसमें अ भी है, इसमें न भी है, इसमें छोटा ऊ भी है, इसमें फिर प है, फिर अ है, फिर म है, और फिर इसमें अ है। क्लियर? तो ये क्या है? इतने पार्ट्स में तोड़ सकते हैं इसको हम। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो सिंगल चीज़ है, जो अ है, ये जहाँ पे जो न है, ये ध्वनि है, क्योंकि सबसे छोटी इकाई ये है। अनुपम तो एक क्या हो गया, जो मेरा नाम है वो कई ध्वनियों का कॉम्बिनेशन है। समझ पा रहे हो डिफरेंस? ओके, तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ध्वनि जिसके और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्योंकि मेरा नाम के तो टुकड़े किए जा सकते हैं, लेकिन अब क्या मैं बोलूँ कि ऊ बोल के दिखाइए आप, क्या ऊ को आप इसके टुकड़े करके बोल सकते हैं, या अ के टुकड़े कर सकते हैं? आप बोल के दिखाइए, प्रोनाउंसिएट करिए। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ऊ, अ, म, प, है ना, च, छ, ये सब क्या है? सिंगल ध्वनियां हैं। क्लियर? और जब ध्वनि मिल जाती है, सबसे छोटी ध्वनि मिल गई, तो आप समझ के जाएं क्या मिल गया हमें? वर्ण मिल गया। तो प्रॉपर डेफिनेशन हो गई कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। इसे ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसे ही वर्ण कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम। हर भाषा का एक अपना क्या होता है? वर्णमाला होती है, यानी वर्णों को एक व्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है। तो ऐसे ही हमारे पास भी है अपना अ, आ, ई, उ, क, ख, ग, घ, च, छ, ऐसे करके, फिर लास्ट में छ, त्र, ज्ञ, श, ऐसे करके हो गए। तो ये हमारा वर्णमाला हो गया, यानी कि व्यवस्थित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं भी लिख दिया, अ यहाँ पे है, उ वहाँ पे भेज दिया हमने, का कहीं और लिख दिया लास्ट में, है ना, ऐसा नहीं। ठीक है? तो इसमें अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे स्वर भी होते हैं। हर भाषा में कुछ ना कुछ अपनी उसकी खासियत होती है। तो हमारे में क्या है? स्वर भी हैं, व्यंजन भी हैं। ऐसे ABCD में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है ABCD, उसमें भी स्वर व्यंजन उसमें भी होता है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं, कौन कहाँ से बना, ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे मैं बता दूँ थोड़ा सा कौन कौन सा है। ये स्वर है हमारे, ये स्पर्श व्यंजन है, टाइप है इनके, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि पूरा चैप्टर खत्म होगा यहाँ पे। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझिए कि हम इन वर्णों का उच्चारण करते कैसे हैं, क्योंकि मुख से ही निकल रहे हैं, सीधी सी बात है। तो मुख के किस स्थान से निकल रहे हैं उनका ज्ञान होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस तरह से ध्यान देना है कि सबसे निचले पोर्शन पे जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे मुख का, वो है कंठ। सबसे नीचे जो यहाँ पे हड्डी से निकली रहती है, तो उसको बोलते हैं कंठ। ठीक है? तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ गर्दन से आके, यहाँ से चल के फिर हमें होठों तक आना है अपने। ठीक है? तो सबसे पहले क्या आएगा? नीचे की तरफ कंठ आएगा, तो इसको हम करेंगे पॉइंट आउट 1। उसके ऊपर जब आके जो जीभ होती है, जीभ के ऊपर का जो पोर्शन है उसके क्या बोलेंगे हम? तालु। पिछला जो पिछला हिस्सा है उसको बोलेंगे तालु। ठीक है? फिर थर्ड नंबर पे आते हैं थोड़ा और आगे, यानी उस तालु के थोड़ा और आगे आइए, जीभ के ऊपर का ही पोर्शन है, थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा? मूर्धा आ जाएगा। अब वहां से आगे आइए तो क्या आ जाएगा? आपका दंत आ जाएगा। ठीक है? 4 नंबर, यानी कि जीभ के जो ऊपर का पोर्शन होता है उसको हमने 2 भाग में डिवाइड किया, तालु और मूर्धा। क्लियर? अब उसके आगे हमारे दंत आ गए। ठीक है?
अब दंत आ गए चौथे नंबर पे। अब आता है हमारा नासिका, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमारा आ जाएगा नासिका 5 नंबर। इसके अलावा भी दांतों के आगे भी आएंगे तो भी हमारा क्या मिलता है, ओष्ठ मिल जाते हैं हमें, अपने ओठ मिल जाते हैं, तो उनका क्या बोलेंगे हम, 6 नंबर। क्लियर है। तो पीछे से आइए, कंठ, तालु, मूर्धा, नासिका और दंत, ओष्ठ। ठीक है, नासिका तो हम बाद में काउंट कर सकते हैं, कैसे भी करिए कोई दिक्कत नहीं, पता होना चाहिए। खास करके मूर्धा और तालु में लोग बहुत उड़ा जाते हैं, है ना, कि कौन चीज़ आगे है कौन चीज़ पीछे है। तो पहले तालु फिर मूर्धा। ओके, बहुत क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, देखते हैं कि हमारे स्वर हैं कितने। मैंने स्वर तो बता दिए कि स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, कितने होते हैं। तो हमारे मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 11। शायद आप लोगों ने 13 भी पढ़ा होगा कहीं पे। देखो उसका रीज़न है क्योंकि वहाँ पे जो अंग और आ है हम उनको काउंट नहीं करते हैं, उनको हम मूल स्वरों में काउंट नहीं करते हैं। उसका रीज़न क्या है आगे समझेंगे। इसी प्रकार से हमारे मूल व्यंजन भी होते हैं। मूल व्यंजनों में हमारा कौन कौन सा आएगा, इसमें हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हैं, 4 अंतस्थ हैं और 4 ऊष्म व्यंजन हैं। इन सभी की डिटेल डेफिनेशन प्रकार जो भी इनके उदाहरण हैं सब वहाँ पे समझने वाले हैं। इसके अलावा थोड़ा समझिए, यहाँ पे संयुक्त व्यंजन है, उच्छिप्त व्यंजन, इसी को द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, वो 2 होते हैं। अयोगवा होते हैं। अयोगवा क्या है, अंग और आ ही है, इसी को अलग से बोला गया अयोगवा। क्लियर। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए कि मूल व्यंजन हमारे कितने हैं, 33। क्लियर। अब हमसे कभी कभी पूछ लेता है यार कि हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, लोग पूछ लेते हैं या किताब में पूछ लिया जाता है पेपर में कि हमारी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। तो हम उनसे पूछेंगे कि यार किस आधार पे आप पूछ रहे हो। क्लियर, किस आधार पे आप पूछ रहे हो, यानी कि उच्चारण के आधार पे पूछ रहे हो या फिर लेखन के आधार पे पूछ रहे हो। ठीक है, तो अगर उच्चारण के आधार पे पूछ रहे हो तो हमारे 45 है। क्लियर, कैसे 45 है, तो इसमें 10 स्वर हैं हमारे, 33 हमारे मूल व्यंजन मैंने अभी बताया था और 2 उसमें द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी 11 स्वर बताए थे, यहाँ पे एक और कम कैसे हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उच्चारण की। और वहाँ पे क्या होता है कि जो अ आ इ ई उ बड़ा ऊ फिर री आ जाता है, तो री को वहाँ पे उन्होंने इस उच्चारण में हटा दिया है। क्यों, क्योंकि री का जो उच्चारण होता है, री का जो उच्चारण होता है वो लगभग र की तरह होता है, तो उन्होंने इसको शायद एक मान लिया है, जो मुझे समझ में आ रहा था, तो वैसा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके 10 हो गए, इसलिए टोटल मिला के कितना हो गया, 10, 33 और 2 45 हो गए उच्चारण के आधार पे। अब हम बात करेंगे लेखन के आधार पे। ठीक है, तो लेखन के आधार पे कितने हो गए, 52, 52 कहते हैं ना, 52 हमारे वर्णमाला में अक्षर हैं, वर्ण हैं। तो कैसे हुए, तो यहाँ पे हमने किसी को नहीं हटाया, यानी मूल स्वर हमारे कितने हो गए, 11। मूल व्यंजन हमारे कितने हो गए, 33। 2 हमारे द्विगुण हो गए, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए और 2 हमारे अंग और आ अयोगवा हो गए। टोटल मिला के हो गए हमारे 52। अब आपसे कोई पूछेगा तो आप बिल्कुल क्लियरली बता सकते हैं कि कौन चीज़ कितनी है। ओके, चलिए अब आते हैं आगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे भी इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट ही है एक्चुअली, है ना। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण। अब ये समझना जरूरी है कि स्वर होता क्या है। देखो मैंने कहा कि उच्चारण सबका अलग अलग होता है, तो यही बात होती है कि उच्चारण करते समय जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो जाए, स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण जो होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। यानी कि इनको किसी की सहायता नहीं है, ये अपने आप बोले जा सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूं अ, तो आप अ बोल सकते हैं, आपको बोलना है ई, ऊ, री, ये सब स्वर हैं तो आप इनका उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोलना हो कि आप बोल के दिखाइए क आप नहीं बोल सकते। क्यों, एक्चुअली ये जो बोलने का सिस्टम है थोड़ा सा गलत हम लोग का है। क बोल नहीं सकते क्योंकि क के साथ में हमारा अ रहता है, तब जाके ये क प्लस अ मिलके क्या बनता है, का बनता है। क और का में अंतर है। ठीक है, क और का, तो ये क है और ये हमारा का है, इसमें अ जुड़ा हुआ है इसलिए हमारा ऐसा बना। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यंजन होते हैं वो हमारे स्वतंत्र नहीं है, जबकि स्वर हमारे स्वतंत्र हैं। क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं कि स्वरों के कुछ टाइप हैं, हमको उनको वर्गीकृत करने का कुछ आधार है। तो क्या क्या आधार हो सकता है, उच्चारण काल के आधार पे, उच्चारण करने में कितना टाइम लग रहा है उसके आधार पे हम वर्गीकृत कर सकते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पे, जीभ का प्रयोग किस आगे का पीछे का किस जगह की जीभ का यूज हो रहा है, मुख विवर खुलने का,
कि मुख का जो विवर मतलब मुख का जो द्वार है वो कितना खुल रहा है, उसके आधार पर कर सकते हैं। ओठ की आकृति हमारी कैसी हो जाती है उसके आधार पे, घोष के आधार पे, यानी कि जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है मुख के अंदर, उसके आधार पर कर सकते हैं। और हवा के नाक या मुख से निकलने के आधार पे, मुख से कितनी हवा निकल रही है, और सॉरी कहाँ से निकल रही है, नाक से निकल रही है, मुख से निकल रही है, इसके आधार पे हम वर्गीकृत कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब देखते हैं इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ओके, तो पहला जो हमारा टॉपिक था, पहला जो हमारा प्रकार था वो था उच्चारण काल के आधार पर। तो उच्चारण में कितना समय लग रहा है उसके आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? ह्रस्व, दीर्घ और क्लिप। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। तो देखो, जब आप छोटा अ बोलते हैं या ई बोलते हैं, छोटी ई, छोटा ऊ, तो इनमें जो टाइम लगता है वो थोड़ा कम लगता है। तो इसी की जो इसमें जो लगने वाला टाइम है उसको हमने मान लिया कितना, 1 मात्रा का समय। ठीक है, इसको हमने मान लिया 1 मात्रा का समय। अब ऐसे ही इसका जो बड़ा वर्जन है, यानी अ का बड़ा वर्जन आ, ई का बड़ा वर्जन ई, ऊ का बड़ा वर्जन ऊ, तो इनको बोलने में क्या हुआ, टाइम ज़्यादा लग गया, यानी कि इनसे डबल टाइम लग गया, इसलिए ये क्या हो गए, दीर्घ हो गए, बड़े हो गए। तो ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, यानी कि डबल टाइम, इसमें 1 का इसमें 2 का समय। क्लियर। अब आते हैं थर्ड नंबर, प्लुत। प्लुत क्या होता है? प्लुत में क्या होता है कि दीर्घ से भी ज़्यादा समय लग जाता है इसमें। कैसे? क्योंकि जब आप किसी को बुला रहे होते हैं, दूर खड़ा इंसान है, आप उसको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो कैसे आप बोलेंगे? जैसे कि मैं बोलूँ कि रमेश, कोई लड़का दूर खड़ा है, तो मैं कैसे बोलूँगा, रमेश, ऐसे करके। ओके, तो जैसे या फिर मैं कैसे बोल रहा हूँ, जैसे कि हे राम, अगर मैं थक के उठाऊँ तो क्या बोलूँगा, हे राम, ऐसे कुछ करके, या कुछ भी बोलते हैं तो थोड़ा खिंच जाता है, वो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये ऐसे करके, इसको ऐसे ऐसे लिख देते हैं, ऐसे करके। ये एस नहीं है एक्चुअली, ये हाफ आ है, आधा अ, ऐसा कुछ बोलते हैं मुझे लगता है। ठीक है, तो इसको भी बोल देंगे हम प्लुत। हो गए तीनों टाइप। चलो, उच्चारण काल के आधार पे हो गया। जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। तो जीभ का प्रयोग कहाँ, जीभ हमारी थोड़ी लंबी होती है, सबकी लंबी होती है। ओके, तो यहाँ पे उसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया। कौन कौन सा? अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये हमारी जीभ है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया अग्रभाग 1 नंबर, ये 2 नंबर, और ये हमारा पश्च भाग जो हमारा पीछे गर्दन से जुड़ा रहता है। ओके, 3rd नंबर। तो यहाँ पे जो छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए है, ये हमारे आते हैं अग्र स्वर से। बोल के देखिए एक बार, अ, ई, ए। तो ऐसा लग रहा है कि आगे की जीभ यूज हो रही है। थोड़ा सा अगर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, बट थोड़ा सा क्लियर तो हो ही रहा है। ओके, अब आते हैं मध्य स्वर पे। तो मध्य स्वर जो हमारी मध्य जीभ है, जीभ का जो मिडिल पोर्शन है, वहां से इसका उच्चारण होता है अ। तो ये सब चीज़ें पेपर में पूछी आती है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है। डायरेक्टली पूछता है यार कि अ का उच्चारण कहाँ से होता है, तो जीभ के मध्य भाग से। ओके, ऐसे ही पश्च स्वर में कौन कौन सा आएगा, इसमें ई, ए आ गया, इसमें छोटा आ गया, बाकी जो बचा हुआ है इसमें बड़ा आ, ऊ, ओ, औ, आ, तो ये सब चीजें कहाँ पे आ गई, पश्च स्वर में आ गई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले प्रकार में हम स्वरों को मुख विवर के खुलने के आधार पे वर्गीकृत कर सकते हैं। मुख विवर मतलब मुख का द्वार कितना खुल रहा है उसके आधार पे। ठीक है, कम खुल रहा है, ज्यादा खुल रहा है, बंद हो जा रहा है, इसके आधार पे। तो यहाँ पे हमने चार प्रकार से इसको विभाजित करते हैं। इसमें पहला कौन सा है, समृत। तो समृत का अर्थ क्या होता है, बंद। समृत का अर्थ समझिए, बंद। तो जब मुख बंद होता है हमारा, जैसे कि ई, ऊ, तो इसका उच्चारण देखिए क्या हो रहा है, हमारा जो होठ है वो पूरी तरह से लगभग लगभग बंद है। ई, ऊ, ऐसे करके। क्लियर। तो ये हो गए हमारे समृत। अब आते हैं अर्ध समृत। अर्ध समृत मतलब आधा खुला हुआ, सॉरी आधा बंद। ये बंद है, समृत मतलब पूरा बंद, अर्ध समृत मतलब आधा बंद। अब आधे बंद का मतलब क्या समझोगे यार, अरे आधे बंद का मतलब ये है कि पहले पूरा बंद था, अब थोड़ा सा खुलेगा यार, है ना, थोड़ा खुला हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा खुला हुआ है। क्लियर क्लियर। तो अब यहाँ पे इसको हम आधा बंद समझेंगे। अब इसका उच्चारण क्या होगा, ए ओ। आप देख रहे हो थोड़ा और खुल गया, एक्चुअली मुख हमारा थोड़ा और खुल गया। ओके, आप खुद जब साथ में पढ़ रहे हैं तो साथ में आप इसको उच्चारित करके देखिए, तब समझ में अच्छे से आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, 3rd नंबर पे क्या आएगा हमारा, अर्ध विवृत। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। अर्ध विवृत मतलब, यानी विवृत मतलब पूरा खुला हुआ। ठीक है, अर्ध विवृत मतलब अभी पूरा नहीं खुला है, थोड़ा कम खुला हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है ए, इसमें अ आ जाएगा, सॉरी अ, ए, ओ,
तो क्या हो रहा है देख लो, अ, ओ, ए, अ, तो मुख थोड़ा ज़्यादा खुल गया। ओके, समझ में आ गया। विव्रत में क्या होगा, पूरा खुला हुआ है, तो इसमें एक वर्ण आता है कौन सा, अ, तो सबसे ज़्यादा मुख खुला हुआ है, इसके आधार पे। हो गया क्लियर। चलो अ, अब आते हैं फोर्थ नंबर पे। चौथा हमारा वर्गीकरण का प्रकार क्या हो सकता है, होठों की स्थिति के आधार पे। किसका वर्गीकरण है ये, स्वरों का वर्गीकरण चल रहा है हमारा अभी, ठीक है। होठों की स्थिति के आधार पे, तो जब हम बोल रहे हैं तो हमारे होठों की स्थिति कैसी है, मतलब उनका आकार कैसा है, होठों का आकार कैसा है, इसके आधार पर ध्यान दीजिएगा। तो इसके आधार पे हम दो दो प्रकार बना सकते हैं। कौन सा, एक तो वर्तुल या वृत्तमुखी या गोली, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, है ना। बुक में अलग अलग लिखा हो सकता है, पेपर में अलग अलग लिखा मिल सकता है, या गोली लिखा हुआ तो हो सकता है आप कंफ्यूज जाओ, है ना। तो ऐसा नहीं है, वर्तुल मतलब गोली, वृत्तमुखी तब भी गोली, तो गोली है ही। तो मतलब ये है कि जब होठों की स्थिति जो है, होठों का आकार गोल जैसा हो जाए, सर्कल में हो जाए, जैसे कि ऊ, उ, ऊ, ओ, औ, तो क्या हो रहा है, इन चारों में हमारा मुख का जो आकार है, जो होठों का आकार है, ऐसा है, गोल है, ठीक है। लेकिन अगले वाले में देखिए, अवर्तुल, अवृत्तमुखी या अगोलीय, तो ये सबसे उसके उल्टे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें गोला नहीं बनेगा, बस ये समझ लीजिए, इसमें गोला नहीं बनेगा, बाकी कुछ भी हो हमसे नहीं मतलब। तो इसमें क्या बोलिए, आ, आ, ई, तो इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली होठ गोल नहीं हो रहे हैं, ऐसे ही रह रहे हैं, औ, या किसी किसी में थोड़ा सा हो रहा है, बट क्लियर गोल नहीं हो रहा है, यही डिफरेंस है। कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि हम जब बोलने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ है यार गोल तो हो रहा है, लेकिन वो कन्फ्यूजन आते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, क्या, कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ, औ, इन सभी को हम वर्तुल बोलेंगे या गोलीय बोलेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पांचवें नंबर पे आते हैं स्वरों का वर्गीकरण घोषत्व के आधार पर। किसके आधार पे, घोष के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। तो इसमें क्या होता है कि घोष का मतलब क्या होता है, कंपन, ठीक है। क्या होता है कंपन, यानी कि वाइब्रेशन, यानी कि स्वर तंत्र है हमारे, जो स्वर तंत्र है यहाँ पे हमारा, ठीक है, या जो मुख के अंदर कोई भी चीज़ें, जितने भी उच्चारण स्थान हैं, इन सभी में कंपन होता है, मेनली यहाँ पे होता है, स्वर तंत्र हमारे इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा, इसमें कंपन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जितने भी स्वर हैं हमारे, जितने भी स्वर हैं, सभी स्वरों में 11 के 11 प्रकार हैं, इन सभी में हमारा घोष होता है, मतलब कंपन होता है। तो सभी स्वर क्या हैं, घोष ध्वनियाँ हैं, सभी स्वर हमारे क्या हैं, घोष ध्वनियाँ हैं। कुछ अघोष भी होते हैं, लेकिन स्वर नहीं होते हैं, वो व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्वरों की बात कर रहे हैं, तो सभी स्वर हमारे घोष हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि जो आपने पढ़ा होगा अल्प प्राण महाप्राण करके, ठीक है। तो जो सभी ध्वनियाँ हैं वो क्या हैं, अल्प प्राण है। ध्यान रखेंगे, क्या, अल्प प्राण प्लस घोष, यानी कंपन तो उत्पन्न होता है, और अल्प प्राण मतलब जो वायु होती है वो कितनी तेजी से निकल रही है या कम निकल रही है, ठीक है। तेजी से निकलेगी या कम निकलेगी, इसको बोलते हैं अल्प प्राण, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा आगे पढ़ेंगे डिटेल में, आगे जब आएगा हमारा। क्लियर, अभी के लिए ध्यान रखो कि ये सभी जो दुनिया क्या है, घोष है, ठीक है, अल्प प्राण भी हैं। क्लियर। अब आते हैं 6 नंबर पे, हमारा क्या है, हवा की नाक या मुख से निकलने के आधार पे। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं वर्णों का, तो हवा कहाँ से निकल रही है, मुख से निकल रही है या नाक से निकल रही है, ठीक है। इसके आधार पे 2 वर्गीकरण हमारे को, कौन कौन सा, एक तो निरनुनासिक और अनुनासिक। तो ध्यान रखिए यहाँ पे निरनुनासिक या अनुनासिक का मतलब क्या है। अनुनासिक का मतलब होता है जहाँ पे नाक का प्रयोग हो रहा हो, जब आप बोलें और हवा नाक के रास्ते होके बाहर निकले तो आप समझ लीजिए नाक का यूज़ कर रहे हैं, सिंपल, तो वो अनुनासिक हो गया। और निरनुनासिक मतलब निर क्या मतलब होता है, निर मतलब अपोजिट बना रहा है, अनुनासिक का उल्टा निरनुनासिक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे नाक का प्रयोग नहीं हो रहा, तो जितनी भी हवा है मुख से निकल रही है। क्लियर। तो यहाँ पे उच्चारण देखिए, अनुनासिक में ई ऐसे, क्योंकि यहाँ पे बिंदी लगी हुई है, ऊपर अनुस्वार लगे हुए हैं, ठीक है। अनुसार लगा होगा या चंद्र बिंदी लगी होगी तो भी हम इसको कहेंगे अनुनासिक। और इसमें क्या है, कुछ नहीं है, सब मुख से निकल रहा है, आ ई लग रहा है ना, कोई भी नाक का प्रयोग नहीं हो रहा है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्वरों के वर्गीकरण में जो हमारा अगला प्रकार है वो है अयोगवा। तो अयोगवा कौन कौन से होते हैं, अंग और आह, 2 हैं। तो इनको आप लोगों ने स्वरों के साथ पढ़ा है, लेकिन अब यहाँ पे समझ में आएगा आपको क्लियरली कि ये है क्या, इनको अयोगवा क्यों कहा गया। तो इसमें पहला जो पॉइंट है, देखिए, इनका जो उच्चारण होता है व्यंजनों की सहायता से होता है। क्या समझ रहे हैं आप लोग, व्यंजनों की सहायता से, इनका खुद का कोई मतलब नहीं है।
अब इस अंग को, जो बिंदी ऊपर लगी हो, जो अनुस्वार लगा हुआ है, इसको आप सिंगल नहीं पढ़ सकते, या मैं कहूँ ये विसर्ग लगा हुआ है, इसको आप पढ़ के दिखाइए, क्या इसको पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पे यही कहा गया कि इनका उच्चारण व्यंजनों के साथ है, मतलब हम क के अगर पीछे लिख दें हम इसको ऐसे, तो हम कह पढ़ लेंगे, या हम अगर क के ऊपर अनुस्वार लगा दें तो हम इसको पढ़ लेंगे कि ये क्या है? कंग, कंग कह, तो ये पढ़ सकते हैं। लेकिन खाली अगर इसको देखा जाए तो इसका उच्चारण आप नहीं कर सकते, मतलब इसको सहायता की आवश्यकता है, और जिसको सहायता की आवश्यकता होती है वो क्या होता है? व्यंजन होता है, वो क्या होता है? व्यंजन होता है। क्लियरली? तो अयोगवाह क्या होने चाहिए? हमारे व्यंजन होने चाहिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखने वाली है, साथ में क्या कहा गया कि इनके लिए जो अयोगवाह है, अंग और आ, इनके लिए स्वरों की समान मात्राएं हैं। स्वरों की सबकी मात्रा है, अ से लेके ई उ री सभी के लिए मात्राएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा अनुस्वार है, इसके लिए भी मात्रा है, बिंदी एक ऊपर और ये पीछे, इसके लिए भी हमारे अनुसार का भी एक चिन्ह है, ठीक है, मात्राएं हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि यार ये तो हमारे स्वर हैं, ठीक है, क्योंकि इनके लिए भी मात्रा है और स्वरों के लिए मात्रा होती है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हाँ भाई ये स्वर है। अब बड़ी कन्फ्यूजन हो गई कि यार ना ही ये स्वर कहे जाएंगे, ना ही ये व्यंजन कहे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हैं भी, दोनों नहीं भी हैं। क्लियरली? तो हम इनको क्या कहते हैं कि ये नहीं है, ये मान के चलते हैं। इसीलिए इनको कहा गया अयोगवाह। क्यों? क्योंकि इनका किसी के साथ सेटिंग नहीं बैठ रही है, ना ये स्वर के साथ जाना चाहते हैं, ना ये व्यंजन के साथ जाना चाहते हैं, तो ये अयोग हैं, अयोग हैं, किसी के साथ इनका योग नहीं हो रहा है, तो ये अयोगवाह हो गए। वाह मतलब जो अर्थ वहन करते हैं, ठीक है, अयोग है फिर भी अर्थ वहन करते हैं, इसलिए अयोगवाह। क्लियर? थोड़ा सा ज़्यादा समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलोगे नहीं कभी, दिक्कत नहीं है वो कभी। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इसी में हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण। हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम व्यंजनों का वर्गीकरण। क्लियर है? तो यहां पे आप देखिए कि जो हमारा पहला प्रकार है, इसमें आ जाएगा हमारा स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और भी हैं। यहाँ पे तुमने 5 लिखे हैं, 5 और हैं जिनको हम वहाँ पे पढ़ेंगे। क्लियर? तो देखते हैं क्या है पहला हमारा। तो व्यंजनों में जो हमारा पहला प्रकार है वो कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। देखिए स्पर्श व्यंजन हमने बता दिए कितने होते हैं? 25 होते हैं। कैसे 25 हैं ये भी यहाँ पे समझ में आएगा। देखो जो क वर्ग है, क वर्ग में कौन कौन सा आता है? क, ख, ग, घ, अंग। ऐसे ही च वर्ग होता है, च, छ, ज, झ, ञ। तो सभी में 5-5 वर्ण हैं, 5-5 वर्ण हैं। तो ऐसे ही क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो सभी में 5 हैं और 5 टोटल हो गए, तो पचम 25। टोटल 25 वर्ण आएंगे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। अब स्पर्श व्यंजन होता क्या है कि जब हम किसी का, जब ऐसे उच्चारणों को हम उच्चारित करते हैं अपने मुख से, तो जो हमारे उच्चारण स्थान है, जो जीभ है, उन उच्चारण स्थानों को टच करती है, ठीक है, या वायु वहाँ से निकलती है, इसलिए स्पर्श व्यंजन कहा गया, क्योंकि ये जीभ जो हमारी है, जो जीवा है, वो स्पर्श करती है इनको, ठीक है। अब कौन चीज़ किसको स्पर्श करती है, ये चीज़ पेपर में पूछी जाती हमेशा है। जैसे कि क वर्ग है, तो क वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? क के लिए हमने यहाँ पे लिखा रखा है, क के नीचे क लिखा है। इस क का मतलब क्या है? ऊपर वाले का तो मतलब है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। जो नीचे वाला है इसका मतलब है क से मतलब कंठ, यानी जो क वर्ग है पूरा, क, ख, ग, घ, अंगा, इन पांचों का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है, और कंठ यहाँ पे है, ठीक है। तो अगला जो च वर्ण है, इसका उच्चारण कहाँ से होगा? तालु से होगा। त मतलब तालु, ठीक है। तालु कहाँ पे होता है? जीभ के पिछले हिस्से के ऊपर, जो जीभ का पिछला हिस्सा है उसका ऊपर का जो पोर्शन होता है, जीभ का पोर्शन नहीं, ऊपर का जो पोर्शन जो होता है, ठीक है, उसको हम तालु बोलते हैं, ठीक है, पिछला हिस्सा। तो च वर्ग का उच्चारण तालु से होगा। ऐसे ही ट वर्ग का उच्चारण कहाँ से होगा? मूर्धा से होगा। फिर त वर्ग का द से दंत से होगा। प से प वर्ग मतलब, और इसका उच्चारण होगा उ मतलब ओष्ठ से। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो ऐसे सीरियल वाइज याद रखना है आपको। पहले हमारा वर्ग है, फिर उच्चारण स्थान है। कैसे? तो इनको हम एक एक वर्ण अगर ले लें, पहला अक्षर ले लें, तो क वर्ग, च, ट, त, प, तो इसको बोलेंगे हम क चटतप बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। या उसके अलावा उच्चारण स्थान का हम लेंगे क वर्ग, पहला अक्षर कंठ से क, तालु से त, मूर्धा का मु, और दंत का द और ओष्ठ का ओ, तो कत मु दो, चटतप और कत मुदो। अब ऐसे हमसे कोई पूछ ले यार
कौन चीज़ किससे लिया गया है फटाफट हम बता सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा और याद भी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, स्पर्श व्यंजन हो गया हमारे। अब आते हैं हम अंतस्थ व्यंजन, हमारा जो दूसरा प्रकार है स्वरों के वर्गीकरण का। तो इसमें एक्चुअली क्या है, देखो जो हमारे इसमें 4 वर्ण आते हैं हमारे। अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन है, 4 हैं, य, र, ल और व। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्यों, इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं, पहले समझ लो। इनका जो उच्चारण है स्वर और व्यंजन के मध्य में होता है। ये कैटेगराइज किए जाते हैं व्यंजनों के अंतर्गत, लेकिन इनका उच्चारण कहाँ से होता है बहुत क्लियर नहीं है। तो इसीलिए इनको ना ही स्वर कहा गया ना ही ये व्यंजन है, मतलब ये दोनों के मध्य में है। हम ये कहेंगे कि ये दोनों के मध्य में है, इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य में होता है। क्लियर। अब ये चीज़ मैंने नेट पे देखी, कहीं पे बहुत जगह मैंने सर्च किया, तो इसके समझ में आया कि अंतस्थ कहा क्यों जाता है। तो उन्होंने बताया कि इसका जो उच्चारण है अंतःकरण से होता है, इसलिए इनको अंतस्थ बोला गया। अंतःकरण से मतलब, अब देखिए कोई मुख का ज़्यादा यूज हो नहीं रहा है, जो वायु है कहाँ से निकल रही है, अंतःकरण से, अंदर से आ रही है। आप बोल के देखिए य, र, ल, व। अब ऐसे यहाँ पे सीने पे हाथ रखिए, ठीक है, तो समझ में आएगा कि अंदर से ये उच्चारित हो रहे हैं। क्लियर। इसके अलावा ध्यान दीजिए अगली लाइन क्या है कि वर्ण जो उच्चारण है, जो अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण है, इसमें जो वायु है मुख के अंदर ही रहती है। बाकी जितने भी हम उच्चारण करते हैं, जैसे मान लो स्पर्श व्यंजन का उच्चारण हमने किया, तो वायु मुख के बाहर निकल रही थी, इसमें वायु बाहर नहीं निकलती, अंदर ही रह जाती है, इसलिए अंतस्थ है। बोल के देखिए य, र, ल, व, तो वायु आती है तो वो अंदर ही रह जाती है। बाकी में बोल के देखिए तो वायु बहुत तेजी से बाहर निकलती है, इसमें निकलती है थोड़ी कम निकलती है, तो उसको हम नहीं काउंट करेंगे। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, क्या हो रहा है, वायु बाहर आ रही है। क्लियर। तो इसमें अंदर ही रह जाती है, इसलिए अंतस्थ। समझ आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ध्यान रखने के लिए, पेपर में हमेशा पूछता है ये चीज़ कि अर्ध स्वर क्या होते हैं। तो अर्ध स्वर हमारे य और व हैं। मैंने बताया था हैं ये व्यंजन, लेकिन फिर भी इसके अंदर 2 हमारे कौन कौन से हैं, य और व, इनको बोला गया अर्ध स्वर। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या है टॉपिक हमारा, तीसरा प्रकार है स्वरों के व्यंजनों के वर्गीकरण में ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन, ऊष्म मतलब गर्मी होता है, लेकिन उसके साथ में लिखा हुआ है संघर्षी। संघर्षी में समझ लो कि घर्षण हो रहा है, मतलब कि ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन एक ही हैं। कहने का मतलब ये है कि जब घर्षण उत्पन्न होगा, जब घर्षण होगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। क्लियर है। तो ऐसे में होता क्या है कि जो मुख से जो वायु है मुख के किसी स्थान विशेष पर घर्षण करती है। स्थान विशेष मतलब मुख के किसी भी एक स्थान पे घर्षण करती हुई चलती है, इसलिए हम इनको संघर्षी बोलते हैं। और जब घर्षण होगा तो ऊष्मा पैदा होगी, इसलिए हम इसको ऊष्मीय भी बोल देते हैं। क्लियर। तो इसमें कौन कौन सा आएगा, श, स और श, ह, ये तीनों प्रकार के श और ये ह। बोल के देखिए वायु कितनी तेजी से निकल रही है, श श श ह, क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, संघर्षी है और ऊष्म व्यंजन है, गर्मी पैदा कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे जो तीनों प्रकार हैं, देख लो कौन कौन सा प्रकार है। जो पहला प्रकार होता है स क, इसको हम बोलते हैं कौन सा, तालव्य सा। जो दूसरा प्रकार है इसको हम बोलते हैं दंती सा, और जो तीसरा प्रकार है इसको हम बोलते हैं मूर्धन्य सा। क्लियर। तो ये चीज़ थोड़ा कभी कभी ध्यान रखिए कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। ठीक है, तालु, दंत और मूर्धा। क्लियर। अब अगला जो प्रकार है किसका, व्यंजनों के वर्गीकरण में बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, चौथा, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, द्विगुण व्यंजन। इन्हीं को द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। अब उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है, सबसे पहले उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम साथ में पढ़ेंगे क्या, कि ये जो उत्क्षिप्त व्यंजन है और ये ड ढ है, ये एक एक के नीचे बिंदी रखी होती है, ड ढ के नीचे जैसे बिंदी रखी है, इसमें बिंदी नहीं रखी है, तो दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन है, लोग इसको ढंग से उच्चारित ही नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ समझने वाले हैं। देखो क्या है कि उत्क्षिप्त व्यंजन में मतलब होता है फेंका हुआ। क्यों फेंका हुआ, इसमें क्या होता है कि जो जीभ है मूर्धा को स्पर्श करती है, जो हमारी जिह्वा है वो मूर्धा को स्पर्श करती है। मूर्धा मतलब जो मसूड़े का जो पिछला हिस्सा ऊपर का है उसको बोलते हैं मूर्धा। और जीभ का प्रयोग झटके से होगा, ये जो झटका है यही उत्क्षिप्त है। यह हम कह सकते हैं कि जीभ को फेंक के प्रयोग करते हैं। अब बोल के देखिए, अब बोल तो पाओगे नहीं, पता नहीं होगा तो बोल भी नहीं पाओगे इसको। तो पहले हम इसको पढ़ के देखते हैं, उदाहरण पढ़ के देखो, लड़का, पढ़ा, पढ़ाई, गाढ़ा, तो इसका उच्चारण क्या हुआ, ल ड़, क्या होगा, ये हो गया ड़।
और ढ, ड़, ढ, ये उच्चारण है इसका, ड़ ढ। समझ आ रहा है? तो ड़ ढ। तो आप यहाँ पे फोकस करिए, जो आपकी जीभ है वो कहाँ जा रही है, ऊपर आती है, फिर झटके से ऐसे आती है आगे की तरफ, मूर्धा को टच करती है फिर। ठीक है, तो ड़ ढ। क्लियर हुआ? अब ऐसे ही आते हैं, अब ये क्या है, ट ठ ड ढ, उस लाइन में आता है ट ठ ड ढ। इसमें भी क्या होता है कि मूर्धा को टच करता है, लेकिन यहाँ पे उस प्रकार से झटका नहीं आता है, यानी कि उच्छिप्त का जो फेंकने वाला सिस्टम है वो यहाँ पे नहीं होता है। बाकी मूर्धा का प्रयोग इसमें भी होता है। क्लियर? यही अंतर है। तो ड़ ढ और ड ढ बोल के देखिए, डलिया डकार और ल ड़ का, पढ़ा और डाल ढक्कन। तो ये अंतर है, बस समझ आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्छिप्त व्यंजन हो गया। तो अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आई है थोड़ी सी भी, तो लाइक करो यार, शेयर भी कर देना इसको, है ना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। तो व्यंजनों के वर्गीकरण में अगला जो हमारा प्रकार है वो है संयुक्त व्यंजन। तो इसका मतलब क्या है कि संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। तो सिंपल सा मतलब निकाल रहा है कि कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिनको जोड़ करके बनाया गया है। कौन कौन से वर्ण हैं? क्ष, त्र, ज्ञ, श। तो ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। कभी कोई नंबर्स पूछ लेता है कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? 4 हैं। ठीक है, तो ये क्ष है, कैसे बना? क और इस वाले मूर्धन्य सा को जोड़ करके, क प्लस मूर्धन्य सा को जोड़ के श बना। ऐसे ही त्र, तो त्र को या क्ष को बोलिए तो ऐसा लग रहा है कि दोनों का फील आ रहा है ना। क भी आ रहा है, क्ष भी आ रहा है, फिर त्र में देखिए क्या हो रहा है, तो भी आ रहा है, फिर र भी आ रहा है, त्र। तो कभी कभी आपने जब फोन में टाइपिंग करते हो तो आप क्या लिखते हो? इंग्लिश में लिखते हो, लिखते तो टाइपिंग करते हो इंग्लिश में, बट वो कन्वर्ट होकर हिंदी में अपने आप हो जाता है, फोनेटिक टाइपिंग, है ना। तो कैसा होता है वहां पे, आप देखो जब श लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं? के लिखते हैं। तो क के लिए के हो गया, प्लस एस एच लिखते हैं। इस वाले श के लिए एस एच। क्लियर? अब इन दोनों को मिला के क्या बनता है? श बनता है। तो हमें अगर श लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? के एस एच। ऐसे ही अगर हमें त्र लिखना है तो क्या लिखेंगे? टी आर ए। ठीक है, यानी कि त भी है और र भी है। ऐसे ही ज्ञ में है, तो ज्ञ मतलब ज और इय, ज और इय, तो क्या हो रहा है? ज्य या ज्ञ। समझ आ रहा है? ऐसे ही श्र है, तो श्र में फिर क्या आ रहा है? श आ रहा है, फिर र भी आ रहा है, तो श्र हो जाएगा। और श्र के लिए देखो कभी कभी ऐसे डंडे यूज करते हैं नीचे की तरफ, है ना। तो ये श्र हो गया। क्लियर? तो क्ष, त्र, ज्ञ, श्र 4 हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। क्लियर? समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है वो है आगत ध्वनियाँ। तो हमारी जो भाषा है हिंदी, तो इसमें कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जो बाहर से आई हैं, दूसरी लैंग्वेज से आई हैं। जैसे कि उर्दू हो सकता है, या उर्दू, फारसी, अरबी, हाँ इनसे कुछ आए हैं। जैसे कि क, ख, 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 ज, फ, ये क्या है? हमारी भाषा के नहीं है, ये अदर भाषा के हैं। क्लियर? तो इनको आगत बोला गया, जो बाहर से आया है। क्लियर? तो इसमें कौन कौन सा आता है? क और क और ख, क, ख और ख जो है इनको बोलते हैं जिह्वा मूल। जिह्वा मूल मतलब जीवा के मूल मतलब जड़, तो जीवा के जो सबसे पिछला हिस्सा है वहां से आते हैं क और ख। देखिए पिछला हिस्सा यूज हो रहा है क और ख। ठीक है, ऐसे ही ज और फ है, ज और फ। तो इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं हम उपधमनीय। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है ये तो बहुत क्लियर मुझे नहीं पता है। तो ये क्या होगा? ज और फ। ठीक है, तो क ख क्या है? जिह्वा मूल है, और ज फ उपधमनीय है। ये जो डॉट है, ये जो डॉट लगा है इनके नीचे, ये क्या है? क के नीचे जो डॉट लगा है ये क्या है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं अर्ध विसर्ग। विसर्ग में दो दो बिंदी होती हैं ऐसे करके, है ना, और अर्ध विसर्ग में एक बिंदी, और वो आगे लग रही है इसमें। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अर्ध विसर्ग। क्लियर है? तो आगत ध्वनियां भी हो गई हमारा। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा जो प्रकार है व्यंजनों के वर्गीकरण में, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। हमने स्पर्शी अलग पढ़ा था, अभी संघर्षी अलग पढ़ा था। अब दोनों को मिला के भी एक चीज आ गई, क्या? स्पर्श संघर्षी। तो कौन कौन से वर्ण हो सकते हैं इसमें? च, छ, ज, झ। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये च वर्ग है पूरा। च वर्ग के जो पहले 4 वर्ण हैं, च, छ, ज, झ, इसमें अंग को नहीं लिया गया है, तो सॉरी च, छ, ज, झ, इया होता है। ठीक है, च, छ, ज, झ, इया। तो इया को छोड़ के हमारा 4 लिए गए, तो ये स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, साथ में कहा गया ये घर्षण भी उत्पन्न होता है इसमें, यानी कि ये संघर्षी भी हैं। तो आप बोलिए, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? च, छ, ज, झ, जो वायु है वो जो है रगड़ खा के निकल रही है ना, इसलिए स्पर्श संघर्षी हो गए। क्लियर? आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। तो कौन कौन सा? च, छ, ज, झ, केवल झ तक। ठीक है,
अब अगला पॉइंट, जो अगला टॉपिक है इसमें, व्यंजनों के वर्गीकरण में हमारा पार्श्विक व्यंजन। पार्श्व का मतलब होता है अगल बगल में, पड़ोसी, आस पड़ोस के, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब इसमें देखिए क्या है पहला टॉपिक, इसमें पहला पॉइंट क्या है, उच्चारण के समय जो जीवा होती है दंत मूल को छूती है। दंत मूल मतलब दांत की जड़ को, दंत मूल क्या होता है, मसूड़ा होता है। मसूड़ों के हम क्या बोलते हैं, वर्त से। कुछ भी आ जाए हमसे पूछ ले कि वर्त से क्या होता है, तो वर्त मतलब हमारा मसूड़े की बात हो रही है। तो ये क्या होता है, उच्चारण के समय जो जीवा होती है मसूड़ों को टच करती है, दंत मूल को टच करती है, ये हम ये कहते हैं कि वर्त को टच करती है। और साथ में क्या होता है कि जो वायु होती है जीवा के पार्श्व, जीवा के पार्श्व यानी कि जीवा के बगल में जो गैप मिल जाता है वहाँ से फटाफट निकल जाती है, और जीभ जो है मसूड़े से टच होती है। कौन सा वर्ण इसमें आता है, ल आता है, ठीक है। एक एक वर्ड, एक एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली समझा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि फिर कभी पढ़ना ही ना पड़े, ठीक है। पार्श्विक मतलब ल, आप बोल के देखिए, ल दांत को टच कर रही है, वायु इधर से निकल जा रही है, क्लियर। लुंठित, अगला टॉपिक, अगला पॉइंट, सॉरी, अगले पॉइंट में लुंठित का मतलब क्या होता है। देखो लुंठित को कभी कभी हम लोढ़ित भी बोल देते हैं, तो लुंठित का मतलब कुछ ऐसा लुढ़कने जैसा कुछ लग रहा है, फीलिंग मुझे बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ होगा। देखो इसमें क्या होता है, जीवा जो होती है वर्ड्स को एक से अधिक बार छूती है। वर्ड्स क्या बताया था मैंने, दंतमूल यानी कि मसूड़े। तो जीवा जो है मसूड़ों को एक से ज्यादा बार टच करती है, बाकी सब में एक एक बार कर रही थी, इसमें ज्यादा बार टच करती है, तो क्या हो गया, वर्ड से हो गया, सॉरी लुंठित हो गया। तो इसमें कौन सा आता है, र आता है, केवल र। तो आप बोल के देखिए, र र जब बोलते हैं तो क्या होता है कि ऐसा लग रहा है कि 2-3 बार टच कर गई, इसलिए लुंठित या लोढ़ित हो गया, क्लियर। अब इसके अलावा हम देखते हैं 10 नंबर आखिरी क्या है हमारा, स्वर यंत्रीय। स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्र हमारा कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये हमारा कंठ जो है स्वर यंत्र इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि ह का उच्चारण स्थान कंठ भी होता है। जैसे आपको अगर फॉर्मूला याद होगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अकुह, तो इसमें ह भी आ रहा है, यानी कि ह का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। लेकिन यहाँ पे स्वरयंत्री बोला गया, यार कंठ और स्वरयंत्र एक ही है, इसलिए दोनों को कभी कभी पेपर में अगर कंठ आए तो भी लगा दीजिएगा, सही है, स्वरयंत्र आ जाए तो भी लगा देना, हाँ, क्लियर। अब जो आगे हम समझने वाले हैं, जो समझने की चीज़ है वो क्या है, अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है। इसको वर्गीकृत करके देखेंगे, वर्गीकृत मतलब एक टेबल फॉर्म में देखेंगे, जिससे कि कभी गड़बड़ ना हो। हमारे सामने अगर पूरी वर्णमाला है, हम फटाफट बता दें कि कौन चीज़ कहाँ पे है और ये सब होता क्या है। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, अघोष, अघोष, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, बड़ा दिक्कत, ठीक है ना। अब दिक्कत नहीं होगी। तो 2 प्रकार हो सकते हैं वर्गीकरण के, फिर से कौन कौन सा, एक है वर्णों के का वर्गीकरण घोष के आधार पे। जितने भी हमारे वर्ण हैं इन सभी का वर्गीकरण किसके आधार पे, घोष के आधार पे, ठीक है। घोष मतलब कंपन, यानी कि जब उच्चारण करते हैं तो कभी कभी कंपन होता है, कभी कभी कंपन नहीं होता है। तो जब कंपन हो तो वो क्या है, घोष है। या हम ये कह दें ये सघोष है, ठीक है, यानी घोष के साथ, स का मतलब साथ लेके चल रहे हैं, तो सघोष है ये, तो जिसमें कंपन होता है। कुछ होते हैं अघोष जिसमें कंपन नहीं होता है, स्वरयंत्र में कंपन नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं अघोष। सिंपल है ना। तो अभी हम लोगों ने स्वर स्वर पढ़ा था, तो जितने भी स्वर हैं तो वो सभी क्या है, मैंने बताया था सघोष हैं, वो सभी स्वर हमारे घोष हैं, ठीक। अब व्यंजनों की बात करते हैं, तो व्यंजनों को समझने के लिए तो हम आएंगे अपनी टेबल पे, इनका उदाहरण भी देखेंगे साथ में। देखिए यहाँ पे हमारा क वर्ग है, च, ट, त, प, फिर क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ। सिंपल हमारा क्या लिखा हुआ है, हमारा वर्णमाला लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, सॉरी व्यंजन लिखे हुए हैं यहाँ पे हमारे साथ। तो अब इसमें देखिए ये हमारा अघोष है, ये अघोष है, फिर सघोष, सघोष, सघोष। यानी कि अगर हम जो हमारे वर्ण हैं, जो वर्ग हैं क, क, च, ट, त, प, इनका जो पहला और जो दूसरा वर्ण है वो देख लो क्या है, अघोष है, यानी कि इनमें कंपन नहीं होता है, स्वरयंत्र में कंपन नहीं होगा। अब देखिए क बोलिए, क, ख, थोड़ा सा तो टच होने पर लगेगा ही, बट ये है कि वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अब हम ग को बोलते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, च, छ बोलिए, तो च, छ में और क्लियर हो रहा है, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न। तो बाकी 3 में क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है, सघोष है। जो हमारा अगला है कौन कौन सा, 3rd नंबर, 4th और ये 5th, ये 3 जो है हमारे लास्ट के, ये सघोष है। पहले जो 2 हैं हमारे क्या है, अघोष है। क्लियर हो गया।
बहुत अच्छी बात है। अभी और हम देखेंगे, जब टेबल सामने आएगी पूरी तब हम और एक बार रिवाइज करेंगे। इसके पहले अभी देख लेते हैं कि यह अल्प प्राण महाप्राण क्या है ये। ठीक है, तो वर्णों का वर्गीकरण प्राण वायु के आधार पे। प्राण वायु मतलब जो वायु है वो कितनी निकल रही है, तेज से निकल रही है, धीमी निकल रही है, इसके आधार पे वर्गीकरण। अल्प प्राण महाप्राण, जब वायु कम निकले या धीमे से निकले तो हम क्या कहेंगे कि वो अल्प प्राण है। लेकिन जब वही जो अंदर से वायु निकल रही है मुख से वो तेजी से निकले, है ना, या ज़्यादा निकले, हम ये कहेंगे तेजी से निकले, तो वो महाप्राण हो जाती है। क्लियर, प्राण का मतलब ही वायु होता है। ठीक है, तो अल्प प्राण महाप्राण। तो अब इसको देख लेते हैं क्या है, इसी टेबल में ही देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही क च ट त प ये सब लिखा हुआ है, और साथ में लिख रखा है कि पहला जो है हमारा, पहला जो वर्ण होता है यानी कि क वर्ग, सॉरी क पहला पहला, सभी वर्ग सभी का पहला वाला क च ट त प। ठीक है, ऐसे ही ये हमारा अल्प प्राण है। अगला क्या है, फिर क से ख हो गया, क से क के बाद ख पे गए तो हमारा क्या हो गया, महाप्राण हो गया। 2 नंबर महाप्राण हो गया। 3rd नंबर पे आते हैं, फिर से हमारा अल्प प्राण हो रहा है, फिर महाप्राण हो गया। तो क्या बोलेंगे, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण। 5 हैं, तो ऐसे सीरियल से याद रखो, पहला अल्प प्राण, फिर अल्टरनेट अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, ऐसे याद कर लो, याद हो जाएगा। क्लियर, ऐसे ही अघोष सघोष में क्या था, पहले 2 हमारे क्या है, अघोष है, तो अघोष अघोष सघोष सघोष सघोष, कैसे अघोष अघोष सघोष सघोष सघोष। अब टेबल माइंड में याद रखो कि 5 हैं, तो हमें 5 को डिवाइड करना कैसे, अघोष अघोष सघोष सघोष सघोष। क्लियर, फिर अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, फिर अल्प प्राण लास्ट वाला। क्लियर हो गया, चलिए, मतलब भी समझ गए होंगे आप तो। अब हमारी टेबल पूरी सामने है, तो ऐसे ही सभी हैं, क च ट त प, इन 25 जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, इनका सिस्टम तो पता चल गया कि हमारा अल्प प्राण है या महाप्राण है, पता चल गया। अब जो बाकी बचते हैं इनको भी ध्यान रख लेते हैं। जो हमारा तीनों श हैं, ये क्या है, अघोष प्लस महाप्राण है। कैसे समझेंगे आप लोग इसको, तो अघोष का मतलब क्या है कि वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, अघोष में वाइब्रेशन नहीं होगा। तो आप बोल के देखिए, स स श, वाइब्रेशन हो रहा है कंठ में, नहीं हो रहा है। लेकिन जो वायु है वो तेजी से निकल रही है, देखो श श श श श श हो रहा है, तो ये क्या है, महाप्राण है। क्लियर, अघोष प्लस महाप्राण। साथ में देखेंगे य र ल व, ये सब क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ये सभी हमारे अल्प प्राण है। अल्प प्राण क्यों, मैंने बताया था अभी आप लोगों को कि जो अंतस्थ क्या होता है, जो वायु होती है मुख के अंदर ही रह जाती है। वायु क्या है, मुख के अंदर ही रह जाती है, तो जब मुख के अंदर ही तो बाहर ही निकल रही है, तो अल्प प्राण तो वो वैसे भी हो गए। ठीक है, साथ में सघोष है। क्यों सघोष है, क्योंकि फिर यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, ये क्योंकि अंतस्थ है, इसका कहते हैं ना कि अंदर से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वाइब्रेशन भी होता है। कैसे, य, देखिए रख के देखिए, य र ल व, य र ल व हो रहा है, तो ये हमारे क्या हो गए, अल्प प्राण सघोष। ठीक है, 25 तो हमने वो याद कर लिए, वो समझ में आ गया, लेकिन इन चीज़ों को भी याद रखना, समझना जरूरी है। ह क्या है हमारा, ह ह क्या है, वायु तेजी से निकल ली तो महाप्राण। ठीक है, और कंपन भी हो रहा है, सघोष, ह कंपन भी हो रहा है, सघोष, तो महाप्राण सघोष ह है। इसके लिए ड़ और ढ जो हमारे द्विगुण व्यंजन है, ड़ और ढ जो कि हमारा द्विगुण व्यंजन है, तो इसमें ड़ जो है अल्प प्राण सघोष है और महाप्राण सघोष कौन सा है, ढ। तो एक बार ये इस टेबल को थोड़ा समझ लीजिए, और इनके साथ में उच्चारण स्थान भी दिए हुए हैं, किसका उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है, ये सब भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिट टेबल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख लीजिए, काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, और इसके अलावा जो इनका उच्चारण स्थान है, इसके जो फॉर्मुलर सिस्टम है, जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इचुयशा नाम तालु, ऋतुदशा नाम मूर्धा, ऐसे वाला जो सिस्टम है वो मैंने एक वीडियो में पहले करा रखा है, तो इसके जो मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें आपको ये नेक्स्ट वीडियो वो मिलेगी। क्लियर, तो आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए, समझ लिए तो और ये हमारी वीडियो पूरी खत्म हो गई, लगभग 1 घंटे की पूरी वीडियो है, तो ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल है। ओके, तो ये हमारा चैनल है टीचरीफाई। अब तो खैर शायद नाम याद भी हो गया होगा आप लोग को, और इसको अब सब्सक्राइब करना है। मैंने बीच में क्या एक ही बार बोला है, मैंने फिर स्टार्टिंग में नहीं बोला, कहीं नहीं बोला, बट मैं लास्ट में बोल रहा हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यूपी पीईटी अभी फॉर्म आया है रिसेंट में, ठीक है, अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी करें तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा ये इस चैनल को सब्सक्राइब करना।
यूपी टेट, सुपर टेट हो गया, इन सब की तैयारी अगर कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि मेरी वेबसाइट है, वहाँ पे टेस्ट वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, है ना। तो प्रैक्टिस भी होगी, वहाँ पे सब कुछ होगा साथ में, सब फ्री में। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आई थी उसको लाइक करना, शेयर करना, फिर कमेंट करना, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई है, कोई सजेशन है, कोई नया टॉपिक पे समझना है आपको, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कमेंट में लिखो, फटाफट वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो मैं आपका दोस्त अनुपम राज, चलेंगे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई करिए।